नॉर्मल जो आपका नियम है वो क्या है कि अगर वो प्लांट वायरस है तो उसमें होगा क्या, प्लांट वायरस अगर है तो उसमें आपका आरएनए होगा प्रोटीन के साथ मोस्टली। ये सब हम पीछे देखे थे, तो हमको लगता है कि ये आपका हो गया होगा। आगे जो है ना बढ़ते, नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस देखते हैं, है ना। आखिर वायरस का नामकरण कैसे दिया गया, वायरस को कैसे जो है ना वो आपको बताया गया, उसको पहचाना गया, नाम दे दिया गया। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ना वो आपका वायरस पर हमेशा लागू नहीं होता है, और इसलिए जो है ना उसको हम जो नामकरण करते हैं वायरस का वो कई आधार पर करते हैं, जिसमें कुछ कुछ एक आधार को हम लोग यहाँ पर लिए हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड डिजीज। वायरस जो है ना उसके कारण क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी होस्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन दिखा रहा है, वो क्या लक्षण आ रहा है, वो सिम्टम्स कहलाएगा, और इसी को हम लोग डिजीज भी कहते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसके आधार पर उसका नामकरण देते हैं। जैसे पॉक्स वायरस, वो आपको जो है ना घाव जैसा हो जा रहा है बॉडी पे, तो पॉक्स वायरस कहला रहा है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो है ना वो नाम है किसका, डिजीज का, और उस डिजीज के कारण ही उस वायरस का नाम पड़ा इन्फ्लुएंजा वायरस। वैसा लक्षण अगर देखा तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस से, ठीक है। अभी जो है फिलहाल में कोरोना वायरस के बारे में भी लोग यही बोलते कि वो एक तरह का जो है ना इन्फ्लुएंजा वायरस है। क्यों? क्योंकि उसका जो लक्षण आता है ना वो आपका लक्षण के आधार पर हम लोग रख देते हैं, प्लस उसके रचना के आधार पर नाम रखते हैं, होस्ट के आधार पर नाम रखते हैं। तो दूसरा देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, किस होस्ट पर है वो, कहाँ जा रहा है, किस पे आ रहा है, उसके आधार पर उसका नाम करते हैं। सब पर आपको हम पहले भी बताए थे कि स्पेसिफिक होता है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कौन? होस्ट, ये वायरस। ये जो वायरस है वो आपका पार्टिकुलर या स्पेसिफिक होस्ट पर रहता है, किसी दूसरे होस्ट पर नहीं जाता है। जिसको ये लेता है उसी को लेता है, ठीक है। और इसलिए जो है ना वो आपका, वो अगर होस्ट नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाता है, ये आपका क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में पाया जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर आया है एलपीपी। हाँ, एलपीपी जो है ना एक वायरस है, ये आपका पहला साइनोफाज था जो खोजा गया था। साइनोफाज के बारे में पीछे हम बताए थे कि वैसा वायरस जो आपका साइनोबैक्टीरिया पर जो है ना काम करता है, साइनोबैक्टीरिया को प्रभावित करता है या उस पर अपने लाइफ साइकिल को पूरा करता है, उसको बोलते हैं साइनोफाज। साइनोफाइल बैक्टीरिया का सॉरी साइनोफाज जो है बैक्टीरिया पर इंफेक्शन पहुंचाने वाला एक वायरस का उदाहरण है एलपीपी। इसका पूरा नाम है लिंगवा प्लेक्टोनीमा और फॉर्माइडियम, इसी का शॉर्ट फॉर्म है एलपीपी। ये जो लिंगविया है वो क्या है, एक आपका साइनोबैक्टीरिया का जेनरा है। इसी तरह से प्लेक्टोनीमा जो है ना वो भी एक साइनोबैक्टीरिया का जेनरा है। और तो और ये जो फॉर्मिडियम है वो भी आपका साइनोबैक्टीरिया का एक क्या है, जेनरा है। इन तीनों, ये तीनों जो है ना जेनरा इस वायरस से प्रभावित होते हैं, इस वायरस के द्वारा डिजीज उनमें होता है। और जो है ना कोई दूसरा जो आपका साइनोबैक्टीरिया का जो है आपका जेनरा वो इससे प्रभावित नहीं होता। इसलिए इन तीनों में चूंकि ये रोग उत्पन्न कर सकता है, ये तीनों पर जो है ना ये होस्ट के रूप में यूज कर सकता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एलपीपी। नेक्स्ट जो बात हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ डिजीज एंड क्या लिखे, होस्ट। डिजीज और होस्ट दोनों के आधार पर, ठीक है। दो बार बोल। अब यहां पर देख लीजिए HIV, HIV ये भी वायरस है। H किसके लिए आया है, मनुष्य के लिए, मतलब होस्ट के लिए। और उसमें करता क्या है, ये इम्यून डिफिशियंसी करता है, मतलब उसके रोग प्रतिरक्षण तंत्र को, मनुष्य के रोग प्रतिरक्षण तंत्र को, रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है या उसको प्रभावित करता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो इसका नामकरण जो यहाँ पर है वो नामकरण आपका दोनों चीज पर है, एक तो होस्ट के आधार पर और दूसरा उसके किसके आधार पर, डिजीज के आधार पर क्या करता है वो। एक और वायरस का नाम है यहाँ पर TMV, किसमें, होस्ट और डिजीज दोनों को लेकर। ये जो है आपका टोबैको क्या है इसका,
टोबैको जो है ना इसका आपका एक ऑर्गेनिज्म हो गया जिस पर वो आपका जाके रोग उत्पन्न करेगा, मतलब होस्ट हो गया। मोजाइक क्या है, उसका जिसपे ये जाकर रोग उत्पन्न करता है टोबैको पर, उसके पत्तियों को क्या करता है, स्पॉटेड बनाता है, तो मोजाइक कहते हैं उसको। हाँ, घर में भी हम लोग जो दाना बैठाते हैं उसको मोजाइक बोलते हैं। वो मोजाइक क्यों कहलाता है, क्योंकि जो फर्श आपका होता है ना वो कैसा हो जाता है, वो आपका जो है ना छिटदार हो जाता है या स्पॉटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि नामकरण जो है आपका बैक्टीरिया के जैसा इसमें नहीं होता, बल्कि वायरस का जो नामकरण होता है वो कई आपके उसके क्राइटेरिया पर किया जा सकता है। तो टीएमबीबी हो गया। नेक्स्ट है कोड नेम के आधार पर। ढेर सारा बैक्टीरियोफाज ऐसा है जिसका जो नामकरण हम करते हैं उसके कोड के आधार पर करते हैं, जैसे T2 T3 करके उसका नामकरण करते हैं। और टी जो है ना वो आया है आपका बैक्टीरियोफाज के लिए आता है, उस कोड को रखा जाता है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बात करें तो थोड़ा सा पहले हम ये जान लें, पीछे का जो है ना थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लो अपने पास। अगर याद होगा आपका तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस संसार में है वो आपका बिना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पाया जाता है। मतलब उसका जो बॉडी होता है वो आपका सेल होता है, उसमें साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके बगैर वो जीवित नहीं रह सकता, या उसके जीवित रहने का बात नहीं कर सकते। लेकिन शुरुआत में भी आपको हम बताए थे कि तीन जो है ऑर्गेनिज्म उसमें जो है ना आपका लिविंग का सारा कैरेक्टर पाया जाएगा करीब करीब, लेकिन प्रोटोप्लाज्म का होना और उसका सेल का होना वो नहीं होता, मतलब नॉन सेलुलर होता है वो। जिसमें एक उदाहरण था आपका वायरस, दूसरा था वायरॉइड, तीसरा था प्रायंस। ये तीन प्रमुख हैं। अर्थात वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो पहला बात तो यही हो जाए कि उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, मतलब ना तो उसमें न्यूक्लियस का बात करेंगे ना साइटोप्लाज्म का बात करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का बना होता है, एक तो कोर होता है, और कोर जो होता है वो आरएनए या डीएनए का होता है। रियली में ये जो कोर होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, वायरस का। और दूसरा होता है उसके ऊपर में कोट पाया जाता है जिसको कैप्सिड कहते हैं, मतलब कवर होता है। तो कवर हो गया कैप्सिड जो प्रोटीनस कोट होता है, जबकि उसके अंदर में जो है ना बीच में एक संरचना पाई जाती है, एक रचना पाई जाती है जिसे कहते हैं कोर। और ये जो कोर होता है वही उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो या तो आरएनए का बना होता है या डीएनए का होता है। जो कैप्सिड होता है वो आपका छोटे छोटे प्रोटीनस सब यूनिट का बना होता है, और उन्हें कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर जो होता है वो हेलिकल रूप में या पॉलीहेड्रल रूप में जो है ना अटैच्ड होता है, और ज्योमेट्रिकल फॉर्म में होता है वो। इसमें जो डीएनए या आरएनए होता है कोर का, वो हमेशा ध्यान रखिएगा वही महत्वपूर्ण होता है किसी भी वायरस के लिए। मतलब उसका जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए या आरएनए जिसको बोल रहे थे, यही महत्वपूर्ण होता है। बाकी जो होता है कैप्सिड या कवरिंग जो प्रोटीन का होता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन देता है किसका, कोर का या जेनेटिक मटेरियल का, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर का। तो किसी भी वायरस का अगर हम स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो वह बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक खोल होता है, एक कवर होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, ये प्रोटीन का बना होता है। और दूसरा उसके अंदर में जो है ना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम आपका कोर कहते हैं। और ये जो कोर होता है वो या तो आरएनए का होता है या डीएनए का होता है। कुछ फिगर्स आगे बनाएंगे, देखेंगे हम, उस फिगर पर ये सब बात आएगा। यहाँ पर लिखे हैं कि कैप्सोमर्स जो है वो तो आपका सब में अलग अलग होगा, वो यूनिट है, सब यूनिट है। प्रोटीन का जो है ना स्मॉल एक यूनिट होता है उसमें। अभी हम आगे जो है ना देखते, एक वायरस के बारे में थोड़ा सा हमको पढ़ना है। देख लेते हैं टोबैको मोजाइक वायरस या टीएमवी। टीएमवी जो है ना वो वायरस के दुनिया में जो है एक परिवर्तन लाया था, वायरोलॉजी की स्टार्ट करने वाला वायरस माना जाता है।
ढेर सारा स्टडी इस पर हुआ और कई लोग जो है ना इस पर लगे, और इसलिए इसको जो है ना सबसे महत्वपूर्ण में एक वायरस माना जाता है अध्ययन के हिसाब से। इसका जो बॉडी होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, लीनियर या रॉड शेप्ड होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका जो है ना ये नहीं बता सकते कि कौन सा हिस्सा क्या है नहीं है, सब तरफ जो है ना एक जैसा होता है, रॉड जैसा होता है। इसका साइज जो है ना वो करीब करीब 300 नैनोमीटर होता है या 3000 एंगस्ट्रम होता है। अगर आप नैनोमीटर और एंगस्ट्रम में कन्वर्सन जानते होंगे तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 जो है ना एंगस्ट्रम होता है। तो या तो इसका साइज को हम एंगस्ट्रम में रखेंगे तो 3000 एंगस्ट्रम हो जाएगा, या फिर जो है ना आप अगर नैनोमीटर में रखते हो तो 300 नैनोमीटर इसकी लंबा होता है, जबकि इसकी जो डायमीटर होती है वो 18 नैनोमीटर होता है, अर्थात 180 एंगस्ट्रम होता है। अभी देखिए बगल में एक फिगर है, छोटा सा फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। इस फिगर में आप देख लीजिए, ये जो फिगर है उसमें लंबाई आपका है 300 नैनोमीटर, देखिए लंबा है ऐसे। हाँ, बीच में जो है ना वो आपका एक्सिस या कोर था जो बना हुआ है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का। उसके बाद उसमें कैप्सिड है जो उसको कवर किए हुए प्रोटीन का प्रोटेक्टिव कवर है। और देख लीजिए पूरा का पूरा जो आपका उसका डायमीटर है गोलाई में एक, वो कितना है 180 एंगस्ट्रम, और अगर नैनोमीटर में बात करें तो कितना हो जाएगा 18 नैनोमीटर। थोड़ा सा यहाँ पर आप एक चीज और देख रहे होंगे, आपको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है कुछ हद तक आपके पेन के तरह। पेन जो है ना वो कवर हो गया पूरा, वो कैप्सिड हो गया, ठीक है। और बीच में जो है ना उसमें आपका रिफिल जो होता है वो आपका उसका एक्सिस है या कोर है, जो किसका बना हुआ है, आरएनए का बना हुआ है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, जो स्पाइरली अरेंज्ड है। देखिएगा नीचे में बीच में स्प्रिंग जैसा है। अब इसका केमिकल कंस्टिट्यूशन का अगर बात करें तो इसमें करीब 94% प्रोटीन होता है और करीब 6% जो है ना वो आरएनए होता है। इसमें डीएनए नहीं है, कहीं भी आपको डीएनए नहीं नजर आएगा, इसमें कहीं भी आपको फैट नहीं मिलेगा, कहीं भी इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, कोई इंजाइम्स नहीं होते, या और जो आपके वाटर वगैरह का बात इसमें हम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी दो ही चीजों की बनी हुई है, दो संरचनाओं की बनी हुई है। एक है एक्सिस या कोर जो सिंगल स्ट्रैंडेड क्वाइल्ड आरएनए का होता है, और दूसरा है कवर या कैप्सिड जो प्रोटीन का बना होता है। अब इसमें जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और करीब उसमें 130 क्वाइल पाए जाते हैं, मतलब 130 बार वो घूम जाता है। और इसका टोटल जो आपका लेंथ होता है वो करीब 330 नैनोमीटर माना जाता है, अर्थात इसमें एक कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है। ये जो है ना जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब इसमें जो भी लक्षण आता है, जो भी डिजीज उत्पन्न करता है वो किसके कारण करता है, प्रोटीन के कारण नहीं करता बल्कि आरएनए के कारण करता है। तो आरएनए ही इसका जेनेटिक मटेरियल है। ये जो आरएनए होता है उसमें करीब 6400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका डायमीटर करीब 70 एंगस्ट्रॉम होता है और इसमें जो फोल्डिंग होता है वो राइट हैंडेड होता है, दाहिने तरफ। आपको अगर थोड़ा बहुत भी याद होगा, फिजिक्स में आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कि दाहिने तरफ अगर घूमे तो उसको बोलते हैं, क्वाइलिंग हो तो उसको बोलते हैं क्या, आपका प्लस, है ना। और अगर बाएं तरफ रोटेशन हो तो उसको बोलते हैं माइनस। तो यहाँ पर रोटेशन जो होता है ना वो दाहिने तरफ होता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। हम अभी खड़ा होंगे, कुछ कोशिश करेंगे आप पर आपको बताने का, वहां पर फिर जो है ना आएगा वहां। प्रत्येक आपका जो टर्न होता है, इसका प्रत्येक जो घुमाव होता है उसमें करीब जो है ना 49 न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है। और जो कैप्सिड है उसका अगर आप बात करें तो कैप्सिड में आपका करीब करीब जो है 2130 कैप्सोमेर्स होता है, अर्थात जैसे घर में हम लोग ईंट लगाते हैं ना दीवार में, इसी तरह से इसका जो दीवार होता है जो कैप्सिड है उसमें आपका ईंट के रूप में कैप्सोमर्स होता है और उसकी संख्या कितना होता है 2130 होता है। ये जो कैप्सोमर का संख्या है वो आपका प्रत्येक फोल्ड में, मतलब एक टर्न में 360 डिग्री का जो टर्न होता है आरएनए का, उसमें कितना होता है 16 होता है, ठीक है। प्रत्येक टर्न में करीब 16 जो है ना वो आपका क्या पाया जाता है,
आपको 16 जो है वो प्रत्येक टर्म में 16 जो है ना वो आपका न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फिगर है जो हम दिखाना चाह रहे हैं। इस फिगर में देखो बीच में जो है ना आरएनए है और चारों तरफ से कैप्सिड से वो घिरा हुआ है। ये जो आप इसमें आरएनए जो देख रहे हैं वो आपका घुमावदार है, रस्सी नुमा है, बीच में आप देख रहे होंगे वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि चारों तरफ जो कैप्सिड देख रहे हैं वो कुछ हद तक ईंट जैसे सजा हुआ है। हाँ, हम लोग जो है ना इसमें आराम से इसको देख सकते। नेक्स्ट जो बात करें हम, वो है आपका T2 बैक्टीरियोफाज का। ये तो हम लोग पढ़ लिए, आपका TMB वायरस के बारे में था, थोड़ा सा उसको देख लिए। थोड़ा T2 बैक्टीरियोफाज का बात करते हैं, थोड़ा एक आध और फिगर जो है इसका वो हम देखेंगे। पहले T2 बैक्टीरियोफाज का बात करते हैं, ये डीएनए वायरस है, जबकि TMB के बारे में जो बात किए थे अभी जो कर चुके हम लोग, वो आपका आरएनए वायरस था, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए था। ये जो T2 बैक्टीरियोफाज है, T2 बैक्टीरियोफाज जो होता है वो आपका टिपिकल बैक्टीरियोफाज वायरस है। हाँ, बहुत ज्यादा जो है ना ये आपका पाया जाता है और ये समानता आपका ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका हेड पाया जाता है और हेड जो होता है वो आपका हेक्सागोनल होता है, प्रोटीनस होता है, प्लस इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हेड रीजन में ही पाया जाता है और वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के रूप में होता है। रियली में अगर कहा जाए तो चूंकि हेड जो था वो आपका बताया अभी कि हेड के अंदर ही जो है ना वो डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसका मतलब हेड न्यूक्लियोप्रोटीनस होता है, जबकि बॉडी का जो अन्य पार्ट इसका है जिसमें हम मुख्यतः टेल बोलते हैं, जिसको हम हेड और टेल, वो आपका कैसा होता है, प्रोटीन का केवल बना होता है। रियली में इसका जो शेप होता है वो आपका टैडपोल लाइक होता है। इसका जो आपका शेप होता है वो आपका टैडपोल लाइक होता है। ऊपर में आपका जो है ना ब्रॉड और नीचे में जो है ना वो पूंछ जैसा कुछ होता है। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं, इसमें कुछ और संरचनाएं हैं जो पाई जा रही हैं, जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो है इसमें। एक है कॉलर। कॉलर जो होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेड और टेल के बीच में पाया जाता है। थोड़ा सा हम आपको फिगर आपको दिखाना चाहेंगे, फिगर दिखाना चाह रहे हैं, और ये फिगर है आपका T2 बैक्टीरियोफाज का। इस बैक्टीरियोफाज में देखिए आपको दो प्रमुख यहाँ पर दो प्रमुख संरचनाएं या रचना नजर आ रहा है। एक तो हेड है जो ऊपर में आप हेक्सागोनल देख रहे हैं, ये बाहर से प्रोटीन से घिरा होता है, कैप्सिड होता है इस पे, और बीच में जो है ना आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें। हाँ, ये तो आपका जो है ना वो आपका फिगर कंप्यूटर का है, लेकिन वो जो हम लोग जो उसको बना के दिखाएंगे वो अलग से दिखते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए हेड के जस्ट नीचे देखिए एक आपका रिंग जैसा चारों तरफ गोलाकार नजर आ रहा होगा हेड के चारों तरफ, और उसको कहते हैं कॉलर। ये है कॉलर, देखिए ये आपका कॉलर है जो जुड़ा हुआ है हेड से, और हेड और टेल के बीच में वो गोलाकार ऐसे कॉलर है। उसके बाद बाकी जो नीचे का रचना है वो सब को हम टेल बोल रहे हैं। तो कॉलर भी जो है ना माना जाता है कि वो टेल का ही हिस्सा है। नेक्स्ट देख रहे हैं ऊपर में आप कवर जैसा देख रहे होंगे, एक कवर है जिसको शीथ कहते हैं। ये आपका टेल शीथ कहलाता है। टेल के ऊपर जो है ना वो आपका एक कवरिंग होता है शीथ जैसा। आप ऐसे बैटरी में देखे होंगे, वो जो छोटा बैटरी होता है जिसको आप यूज करते हो, पेंसिल बैटरी हो या टॉर्च का मोटा बैटरी होता है, उसमें आप देखते होंगे एक ऊपर में कवर होता है। वो जो कवर है ना वो आपका यहाँ पर हम उसी का बारे में बात कर रहे हैं। वो आपका या तो जो है ना कागज का बना होता है या मेटल का बना होता है और अंदर में मटेरियल को पूरा घेर के रखता है। कुछ हद तक शीट भी यहाँ पर यही होता है, आपका कवरिंग करता है। ये प्रोटीन का बना होता है और ये जो प्रोटीन होता है कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर में होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब आराम से फैल और सिकुड़ सकता है। ठीक है, आप अगर गाड़ी में देखे होंगे या फिर आपका साइकिल वगैरह में अगर आप देखे होंगे तो सॉकर होता है। सॉकर जो होता है उसके ऊपर में एक जो ना रबड़ जैसा वो लगा दिया जाता है काला जैसा, या फिर वो आपका जो फोल्डेड होता है देखे होंगे शायद,
जब जंप करता है तो वो भी ऊपर नीचे आपका क्या होता है, करता है। तो ये जो आपका है जो कवर है सॉकेट के ऊपर में लगा हुआ होता है, ये कुछ हद तक ऐसा ही होता है और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, फैल और सिकुड़ सकता है आराम से। इसके बाद नीचे आ जाइए, वो आपका टेल प्लेट है। टेल प्लेट है, टेल प्लेट जो है ना, ये पूरा का पूरा इसका नाम है टेल प्लेट। ये देखिए जो आपका नीचे में पूरा ब्रॉड आपका सर्कुलर टाइप का एक प्लेट है, इसको बोल रहे हैं टेल प्लेट। टेल प्लेट जो है उसमें से आप देख रहे हो, इसी को हम लोग बेस प्लेट भी बोल रहे हैं, टेल प्लेट को ही बेस प्लेट बोल रहे हैं। इसमें से जो है ना कई रचनाएं निकली हैं। एक तो टेल फाइबर है, ये जो बड़ी बड़ी रचनाएं हैं जो आपको पैर जैसा नजर आ रहा है कुछ, इसको कहते हैं टेल फाइबर। और उसके अलावा जो है ना, उसमें कुछ नीचे भी आप देख रहे होंगे निकला हुआ है, छोटा छोटा प्रोजेक्शंस है जो उसको अटैचमेंट में मदद करता है, वो उसको पकड़ के चिपकने में मदद करता है। ये टेल फाइबर्स और वो जो आपका प्रोजेक्शंस है वो दोनों मिलकर। एक और फिगर इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। फिगर देखते, ये देखिए, ये जो है ना आपका फिगर को हम यहाँ पर दिखा, टीन का कवर आपको नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा जो है ना वो आपका कैप्सिड है, जिसके अंदर ये हेड में आपका पाया जा रहा है। और उसके अंदर जो है ना आप देख रहे होंगे डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये दोनों प्रोटीन और ये जो आपका जो कवर है, वो दोनों जो है ना एक साथ आपका मिलकर न्यूक्लियोप्रोटीनस हो जाता है। प्रोटीन का रचना किया, या अर्थात हेड जो होता है आपका टीटू बैक्टीरियोफाज का, वो आपका कैसा होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। यहाँ पर जो डीएनए है वो आपका डबल स्ट्रैंडेड है, देखिए अंदर में दिखा रहे हैं कुछ, वो आपका आपको वहां पर नजर आ रहा होगा थ्रेड के जैसा। उसके बाद कॉलर देखिए नीचे में जो है ना, जस्ट उसके नीचे में एक कॉलर आपका नजर आ रहा है। और ये जो कॉलर है वो आपको साफ क्लियर यहाँ पर नजर आ जाएगा। वो आपको टेल और इसके बीच में, हेड के बीच में जो है वो पाया जाने वाला रचना है, ये प्रोटीनस होता है। नेक्स्ट जो बात हम करते वहां पर है, जस्ट उसके नीचे टेल का बात था। मतलब ये जो है दोनों के बीच का रचना है। किसके किसके बीच का रचना है, तो आपके हेड के बीच में और टेल के बीच में कॉलर। उसके बाद नीचे आइए, ये आपका टेल था। टेल में जो है ना वो आपका ऊपर से एक देख रहे होंगे प्रोटीन का सीथ है, कवरिंग है, क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा होगा आपको, सीथ नीचे प्रोटीन का टेल के चारों तरफ। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर, उसके बाद नीचे देखिए टेल प्लेट है, या जिसको बेस प्लेट बोल रहे थे। टेल प्लेट जो था उसमें आपको देखिए दो तीन रचना नजर आ रहा है। पहला तो नीचे में पोर है, बीचों बीच पोर उसमें नजर आ रहा होगा आपको। ये जो पोर नजर आ रहा है, वो पोर आपका जो है उसी पोर के द्वारा जो है वो आराम से अपने डीएनए को भेज देता है। किसमें, वो जिसमें जो भी आपका बैक्टीरिया है उसमें अपने डीएनए को इसी पोर से भेजता है। जस्ट पोर के चारों तरफ देख रहे होंगे आप, 6 जो है ना वो आपके छोटे छोटे जो है प्रोजेक्शंस हैं, जिनको समांतर यहाँ पर स्पाइक करते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइक्स है आपके 6। उसके बाद आपका टेल प्लेट जो है ना उसमें से टेल फाइबर्स निकला हुआ है, और टेल फाइबर जो है ना उसका वो टेल फाइबर्स की संख्या भी कितना है, 6 है। चारों तरफ से एकदम ऐसे उसको इस तरह से बनाए हुए है, इस तरह की रचना ऐसे है टेल फाइबर्स का। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो आपका इसका शेप का बात था, देखो टेडपोल लाइक है। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम अगर आपको यहाँ पर अब आते हैं पीछे, फिर से लौट के हम अपने जो दिखाए थे उसके बारे में वो आपको यहाँ पर लिखे हैं। कॉलर क्या था, रिंग लाइक स्ट्रक्चर था जो हेड और टेल के बीच में पाया जाता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट टेल था, टेल जो है ना हॉलो ट्यूब था, जिसके थ्रू डीएनए जो है ना वो ये क्या करता है, इंजेक्ट करता है होस्ट बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है टेल सीथ। टेल सीथ जो है ना वो कवरिंग था टेल का, और ये क्या करता है, आपका एडवांस टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है फंक्शन में। सेल प्लेट जो होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। वो आपका हेक्सागोनल होता है टेल प्लेट नीचे, और वो क्या करता है, टेल स्पाइक को रखता है लोअर सरफेस पर, जबकि टेल फाइबर जो होता है उसको रखता है किस पर, अपर सरफेस पर। ये जो टेल स्पाइक था आपको हमने दिखाए थे, नीचे में निकला हुआ होता है, किससे, बेसल प्लेट से या टेल प्लेट से। उसकी संख्या 6 होती है।
इस पे लाइसोजाइम पाया जाता है और इस लाइसोजाइम के कारण ये आराम से जो है ना बैक्टीरिया के सेल वाल को क्या करता है, डिजॉल्व कर सकता है, उसमें आपका पोर बना सकता है, छेद बना सकता है। नेक्स्ट है टेल फाइबर्स। टेल फाइबर जो है उसकी संख्या 6 है। ये अटैच होने में मदद करता है और अटैच किस पर होता है, जाके टेल स्पाइक पर। टेल स्पाइक जाके उस पर चिपकेगा और उसके साथ चिपकाने में, पकड़ने में कौन मदद करेगा, तो टेल फाइबर्स। ये दोनों मिलकर आराम से इसको होस्ट के साथ अटैच करके रखते हैं। अब साइज का बात करते हैं। साइज में हम लोग दो रचना देखिए इसमें, एक हेड था, दूसरा टेल था। हेड जो होता है वो आपका 950 एंगस्ट्रम लेंथ का होता है, जबकि उसका जो डायमीटर होता है वो 650 एंगस्ट्रम होता है। किसका भाई, हेड का। देखिए हम क्या किए हैं, और हेड और टेल लिख दिए हैं ऊपर और नीचे करके, और जस्ट नीचे एल लिखे हैं। एल का मतलब है लेंथ। ये लेंथ है किसका, हेड का और टेल का। हेड का जो लेंथ है वो 950 एंगस्ट्रम है, जबकि टेल का जो आपका लंबाई है, लेंथ है 1000 एंगस्ट्रम है। अगर इसको नैनोमीटर में बदलेंगे तो 0 1 हटा देंगे तो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना, इसका डायमीटर का अगर बात करो तो हेड का जो डायमीटर है वो 650 एंगस्ट्रम का है, जबकि टेल का जो आपका डायमीटर होता है वो कितना का होता है, 350 एंगस्ट्रम का होता है। ठीक है, ये आपको पूरा उसका लंबाई के बारे में, चौड़ाई के बारे में या डायमीटर के बारे में बता रहे थे। नेक्स्ट जो बैक्टीरियोफाज होता है वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है अपने टेल पार्ट के द्वारा। आपको भी हम बताए थे कि टेल पार्ट्स पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आपका टेल प्लेट कहते हैं या बेसल प्लेट कहते हैं। बेसल प्लेट की निचली सतह पर, लोअर सरफेस पर आपका स्पाइक्स पाया जाता है, जिसमें आप जिसकी संख्या 6 बताया आपको, और उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वाल को डिसॉल्व करता है। बैक्टीरिया का जो सेल वाल है उसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकन होता है, और वो जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है वो आपका इसके कारण, लाइसोजाइम के कारण वो आराम से टूट जाता है, और वो टूटने के कारण एक छेद बन जाता है। कहां पर, जहां पर ये आपका वायरस जाकर अटैच हुआ है, वहां पर एक पोर बन जाता है, एक होल बन जाता है। अब जो है ना, इसका जो आपका टेल सीट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और टेल सीट के कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण ये जो है ना, कुछ हद तक जैसे पिचकारी को दबाते हैं ना, हाँ, वो खींच के पीछे की तरफ, और पिचकारी को क्या करते हैं, हम दबाते हैं। तो उसी तरह से जो है ना, जिस तरह से पिचकारी को दबाते हैं उसी तरह से जो है ना, ये क्या होता है, एक दब जाता है वहां पर, और दब कर जो है ना, ऐसे इस तरह से जो है ना वहां पर दबता है, और दब कर जो है ना वो आराम से वो जो उसमें डीएनए है वो डीएनए को इंजेक्ट कर देता है, किसके अंदर, उस अपने होस्ट सेल के अंदर, जो बैक्टीरिया हो सकता है, या प्लांट सेल हो सकता है, या एनिमल सेल हो सकता है। जबकि ये जो खोल देख रहे थे आप बाहर में, कवर जो था उसका, वो कवर आपका बचा रह जाता है, रिमेन रूप में रह जाता है। तो केवल और केवल ये अपना किस पार्ट को डालता है उस होस्ट के अंदर, तो केवल और केवल अपने जो इसके जो बॉडी है, जो बना हुआ था प्रोटीन का और किसका, डीएनए का, उसमें से केवल डीएनए जो है ना वही जा पाता है किसके अंदर, उस होस्ट के अंदर, और वो जो प्रोटीन है वो आपका होस्ट के अंदर नहीं जा पाता है, और वो बाहर में घोस्ट के रूप में, प्रोटीन घोस्ट के रूप में रह जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो ये आपको देख लिए, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो आपका बचा रह जाएगा, केवल इसमें जो आपका डीएनए है वो इंजेक्ट हो जाएगा। क्यों, ये शीट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये शीट जो है ना ऐसे सिकुड़ेगा, इस तरह से जो है ना वो सिकुड़ता है। हाँ, तो जो आपका ऐसे फैला हुआ था वो क्या होगा, ऐसे दबेगा, और जब ये दबेगा तो जो है ना प्रेशर पड़ता है, और हेड रीजन से क्या होता है, इसका जो डीएनए होता है वो आराम से अंदर इंजेक्ट कर जाता है। नेक्स्ट बढ़ते आगे हम, ये आपको हम दिखा दिए, इसका जो आपका पूरा का पूरा खोल है, कैप है, वो बचा रह जाएगा किस पर, तो जिसपे ये चिपका हुआ था इस तरह से, उसी पर बचा रह जाएगा खोल, ऐसे कैप, और डीएनए अंदर घुस गया है किसके अंदर, उस होस्ट के अंदर, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो आपका क्या हो, बैक्टीरिया सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के कुछ एक वायरस हैं जिनको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं।
ठीक है। ये आपका स्मॉल पॉक्स वायरस है, ये स्मॉल पॉक्स वायरस है, ऊपर में आप देख रहे हो, इससे आपको जो है ना वो स्मॉल पॉक्स होते हैं। फिर आपको जस्ट बगल में देखिए वो आपका बैक्टीरियोफाज को भी साथ में दिखाए हैं। वो कुछ से देखो ये आपका आराम से आपको जो है ना समझ में आ जाना चाहिए कि बैक्टीरियोफाज कैसा होता है, टेडपोल शेप होता है, वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला है एडिनो वायरस, फिर है पारा मिक्सो वायरस। इस तरह से कई वायरस हैं जिसका नाम हम यहाँ पर बताए हैं। नेक्स्ट है हर्पिस वायरस, सब जानते होंगे हर्पिस वायरस जो है स्किन डिजीजेज होता है। नेक्स्ट है टोबैको मोजाइक वायरस, देखिए एकदम सिलिटिकल होता है ये। नेक्स्ट है पैपिलोमा वायरस। इसी तरह से जो है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये आपको देख लो इन्फ्लुएंजा वायरस पर कैसे ऊपर में जो है ना वो निकला हुआ है, वो कोरोना जो आप शब्द आता है वो इसी से आता है, इस तरह से ऐसा कुछ रचना नजर आता है कोरोना वायरस में, वो चारों तरफ जो है ना वो आपका निकला हुआ होता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आते हैं हम एक HIV वायरस जो है ना हमको थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पर। तो HIV वायरस के बारे में बताने के लिए एक फिगर हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। इस HIV वायरस में आप देख रहे होंगे कि दो तीन जो है ना वो रचना आपको नजर आ रही है। पहला रचना तो ये है कि दो कैप्सिड है इसमें, एक बाहर का एक कवर है और एक जो है ना अंदर में है। यहाँ पर आप जो आपका एड्स वायरस है उसमें दो संरचना है, एक देखो एक कवर है पूरा चारों तरफ से, एक कवर है पूरा प्रोटीनस कवर, और दूसरा एक और कवर है इसके अंदर में, ये भी कैप्सिड है, ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, और अंदर में दो आरएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। प्रत्येक आरएनए के साथ एक डिस्क नुमा रचना जुड़ा होता है जो रियली में आरएनए पॉलीमरेज का एक रूप होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसका बना होता है। ठीक है, मतलब वो भी प्रोटीनस है। तो इसके अंदर की संरचना को आप आराम से देख सकते हो किसी एड्स में। एड्स का जो वायरस होता है उसमें आपको सबसे बाहर में क्या नजर आया, तो एक कैप्सिड है जो प्रोटीन का बना हुआ है, और उस प्रोटीन के बने हुए आपका कैप्सिड में से नॉब निकला हुआ है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है, और इस ग्लाइकोप्रोटीन का खास नाम देते हैं GP120। GP120, हाँ उसको आप ध्यान रखिएगा। ये GP120 इसलिए यहाँ पर हम खास नाम इसका दे रहे हैं क्योंकि ये क्या करता है आपका, ये आपका खास रचना होता है और ये ही अटैचमेंट में मदद करता है। किस किस जो है ना सेल के साथ ये अटैच करेगा, उस अटैचमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको लगता होगा कि एड्स जो है वो कैसे पहचान लेता है कि मैक्रोफेजेस सेल है, शायद आप जानते होंगे एड्स के बारे में थोड़ा बहुत भी, ऐसे तो 12 में डिटेल से पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, अभी भी थोड़ा सा चर्चा थोड़ा बहुत कर लेते हैं उस पर, लेकिन पढ़ना 12 में है, वहां पर डिटेल से देखेंगे। ये जो एड्स का वायरस होता है जिसको HIV वायरस कहते हैं, HIV वायरस कैसे पहचान लेता है कि ये इम्यून सिस्टम का सेल है? आपको ये लगता होगा, दिमाग में आता होगा, कैसे वो पहचान लेता है टी हेल्पर सेल से, कैसे वो पहचान लेता है कि इस पे हमको अटैक करना है? वो आपका आपके मसल्स के सेल पर क्यों नहीं अटैक करता है? आपके जो है RBC के सेल पर क्यों नहीं अटैक करता है? वो WBC को ही कैसे खोजता है, कैसे पहचान लेता है? ये आपके दिमाग में आता होगा। क्या उसमें कुछ विशेष यंत्र लगा होता है क्या? हाँ भाई, उसमें जो है ना नॉब है जो ग्लाइकोप्रोटीन का है, और यही जो नॉब है ना उसका यंत्र है जिसके द्वारा वो डिटेक्ट करता है कि सामने वाला क्या है। इसको हम विशेष नाम से जानते हैं GP120। ये जो GP120 है इसके मदद से वो जाकर पहचानता है कि किस सेल के सरफेस पर कौन सा रचना है, और यही उसको वहां पर अटैच होने में मदद करता है। हम आगे बताएंगे आपको कि जिसमें वो आपका GP120 नहीं सेंसेशन दिखाएगा, मतलब नहीं अपना जो है ना उसके साथ एक्टिविटी दिखाएगा, उसके साथ ये अटैच नहीं होता है। इसलिए आपके बॉडी के सेल में कई प्रकार के सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू और सेल्स हैं, जैसे बोन सेल है, जैसे कार्टिलेज सेल्स है, जैसे एडिपोज सेल्स है, जैसे आपका RBC है, जैसे आपका ब्लड प्लेटलेट्स है, मसल सेल्स है, डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव फाइबर्स हैं, लेकिन उन सब पर ये जाकर नहीं जुड़ता है, और सिर्फ इम्यून सिस्टम के सेल्स पर जुड़ता है, और खास करके किस सेल पर,
खास करके आपके WBC के कुछ एक सेल्स पर, जिसमें मैक्रोफेजेस प्रमुख है, हेल्पर सेल्स प्रमुख है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स वो प्रमुख है। तो क्यों जुड़ता है उसके साथ? तो उसके साथ जुड़ने का रीजन है कि इस पर जो है ना एक विशेष ग्लाइकोप्रोटीन रचना इसके बाहरी कैप्सिड पर होता है, जिसको बोलते हैं GP120। अब क्या करता है, जब किसी सेल पर ये जाके अटैच हो गया, GP120 के मदद से उसको डिटेक्ट कर लिया कि हाँ ये हमारे जुड़ने लायक है, तो वहां पर जुड़ने के बाद ये अपने बाहरी कवर, ये जो आपका है कैप्सिड, उसको छोड़ देता है। ये क्या करता है, अपने अंदर का जो है पूरा का पूरा कैप्सिड, RNA2 आपको नजर आ रहा होगा, और इंजाइम है 2 आपका जो डिस्क शेप है, उन सबको उस सेकेंड वाले कैप्सिड के साथ अंदर घुसा देता है सेल के अंदर। अब ये अंदर जाकर अपना जो है ना इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के मदद से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है, और उसमें वो मदद करता है, वो जो आपको वहां पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट नजर आ रहा है आपका डिस्क शेप, वो इंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये क्या करता है कि वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड आपका RNA था, उसके लिए होस्ट सेल में सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना देता है, और उस प्रोसेस का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये करता क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना देता है होस्ट सेल्स के अंदर, और वो जो है ना वो आपका फिर डबल स्ट्रैंडेड DNA बन जाता है, और वो होस्ट जो है सेल जो था वो आपका इसके पूरे के पूरे प्रभाव में आ जाता है, किसका, HIV वायरस का। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते, ये आपको हम रचना बता रहे थे HIV वायरस का। आगे बढ़ते, आगे में यहाँ पर हम लिखे हैं HIV वायरस के बारे में, या इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के बारे में। ये जो है एक तरह का रेट्रो वायरस है। रेट्रो वायरस क्या है आपको 12 में हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा जान लो। एक तरह का RNA वायरस होता है, उसको कहते हैं रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस क्या है, एक तरह का, एक प्रकार का RNA वायरस है। तो क्या सभी RNA वायरस को हम रेट्रो वायरस कहेंगे क्या? नहीं भाई, ये जो वायरस है RNA वायरस, इसका खासियत क्या होता है, रेट्रो वायरस का खासियत क्या होता है कि जिस होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है, वहां पर सबसे पहले क्या करता है, अपने RNA से DNA बनवाता है, और वो जो DNA बनता है शुरुआत में, वो सामान्यतः सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। तो वैसा RNA वायरस जो किसी होस्ट के अंदर प्रवेश करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनवाता है सबसे पहले अपना, वो क्या कहलाता है, रेट्रो वायरस कहलाता है। एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए। रेट्रो वायरस क्या है, वैसा वायरस जो किसी होस्ट के अंदर प्रवेश करने पर या करने के बाद अपने RNA को, सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA है, उसको क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनवाने में यूज करता है। उससे सबसे पहले सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है, और उसके बाद अपने एक्टिविटी को शुरू करता है। वो क्या कहलाता है, रेट्रो वायरस कहलाता है। ये जो आपका रेट्रो वायरस होता है, उसको अपने RNA से DNA बनाने के लिए एक विशेष एंजाइम की आवश्यकता होती है, और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या टेमिनिज्म एंजाइम। इस एंजाइम को या इस प्रोसेस को सबसे पहले खोजा गया था टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा, इसलिए इस प्रोसेस को हम टेमिनिज्म भी कहते हैं। किसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बनाता है। अब आगे इसमें बढ़ते हैं हम, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, अब HIV के बारे में। हाँ, पहले हम रेट्रो वायरस थोड़ा सा था, उसके बारे में डिटेल से बताए। देखो इसमें देख रहे थे हम कि RNA और एंजाइम होता है, वो दोनों के दोनों कवर था एक कैप्सिड के अंदर, और वो जो कैप्सिड था वो भी बाहर से कवर था एक और इन्वेलप से, जो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, और जो अंदर वाला कवर है वो आपका क्या था, वो आपका प्रोटीन का था।
ये जो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ था उस पर ग्लाइकोप्रोटीन का नॉब पाया जाता है उसके सतह पर, इन्वेलप के सतह पर। अब उस ग्लाइकोलिपिड आपका इन्वेलप को ही जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन नॉब रखे हुए है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है इसके लिए कि ये किस सेल पर जाकर इंफेक्शन करेगा, किस सेल को प्रभावित करेगा, उसके लिए। यहाँ पर लिखे हैं कि एचआईवी जो आपका होता है वो इन्फेक्ट उसी सेल को करता है जिसमें आपका एक ग्लाइकोप्रोटीन विशेष, उसमें भी यहाँ पर तो एक है ही ग्लाइकोप्रोटीन आपका 9, उस सेल पर जिसको इसको इन्फेक्शन देना है उस पर एक ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर पाया जाता है और उस विशेष रिसेप्टर का नाम है CD4। ठीक है, यहां पर अभी हम आपको बताएं कि ये जो GP120 है वो जाके किसको पहचानेगा, CD4 को। अगर CD4 है, मान लेते हैं ये सेल है, ठीक है, और इसमें अगर CD4 है तब इस पर जाकर क्या होगा, उसको डिटेक्ट करने में मदद करेगा कौन, जीपी जो आपका 120 बताया, वो ग्लाइकोप्रोटीन 120 वो जाकर इसको डिटेक्ट करेगा। अगर CD4 है तब तो वहां पर रहेगा, अगर CD4 नहीं है तब वहां ये अटैच वायरस नहीं होता है। तो CD4 समानता कहां पाया जाता है, आपके बॉडी के कुछ सेल्स हैं जिसके सरफेस पर ये पाया जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ रिसेप्टर होता है जिसमें प्रमुख है मैक्रोफाज, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, डेंड्राइट सेल्स, ये सब कुछ प्रमुख हैं जिसमें क्या पाया जाता है, CD4 आपका ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर पाया जाता है। अब ये जो है GP120 है वो CD4 पर अटैच होता है और अटैच होने के बाद वो पूरी फिर से पीछे जैसे प्रक्रिया हुआ था वैसे प्रक्रिया पूरा करते हुए अपने जो अंदर का जो कैप्सिड था जिसमें आपका आरएनए लगा हुआ है, उस आरएनए को वो क्या करता है, उस पूरे के पूरे कैप्सिड को खोल को उसके अंदर डाल देता है। किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। अब जब होस्ट सेल के अंदर वो चला जाता है तब क्या हो जाता है, तब जो है ना वो आपका जो आरएनए वायरस था वो आपका सिंथेसिस करता है उसमें जाकर डीएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। अब ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा जो डीएनए बनता है उसके अंदर, वो सेल के अंदर जो है ना इनकॉर्पोरेट हो जाता है किसमें, होस्ट डीएनए में। ये जो डीएनए बनाया उसके अंदर वो डीएनए जो है ना उसके होस्ट डीएनए में अटैच हो जाएगा, जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद जो है ना बात आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं रिप्रोडक्शन और किसका, लाइफ साइकिल का, वायरस का। ठीक है, इसको हम वायरस के बिहेवियर के साथ रखते हैं, लिविंग बिहेवियर में भी बात करते हैं। अर्थात जो वायरस आपका रिप्रोडक्शन करता है और उसका लिविंग बिहेवियर है, ये होस्ट के साथ जुड़ा होता है। ये आपका समानता 3 प्रकार का होता है, एक लाइटिक साइकिल है, एक आपका लाइसोजेनिक साइकिल है और एक है ऑन्कोजेनिक साइकिल। ये जो लाइटिक साइकिल है ये वायलेंट आपका वायरस के द्वारा किया जाता है, मतलब उस वायरस के द्वारा पूरा किया जाता है जो क्या होता है, काफी ज्यादा पैथोजेनिक होता है, काफी ज्यादा जो है ना वो क्या करता है, डिजीज काउज करने में सक्षम होता है। तो जो आपका हाईली पैथोजेनिक होते हैं वायरस, उनको वायलेंट वायरस कहते हैं, उनके द्वारा जो है समानता लाइटिक साइकिल पूरा किया जाता है, जबकि जो लाइसोजेनिक साइकिल होता है वो माइल्ड वायरस के द्वारा पूरा होता है। और ऑन्कोजेनिक जो वायरस साइकिल होता है वो ऑन्कोजेनिक वायरस के द्वारा, ऑन्कोजेनिक वायरस के द्वारा पूरा होता है। ये मन में आ रहा होगा ऑन्कोजेनिक क्या है, ऑन्को मतलब होता है कैंसर, जहां भी आएगा शब्द ऑन्को तो कैंसर से, और जेनिक मतलब उत्पन्न करने वाला, मतलब वह वायरस जो कैंसर उत्पन्न करता है, जो आपका सामान्य बॉडी में कैंसर दे देता है, उसको कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस। अब हम बात करते हैं लाइटिक साइकिल का, शुरू करते हैं लाइटिक साइकिल। लाइटिक साइकिल जैसा कि नाम है, इसमें क्या होने वाला है, लाइसिस होने वाला है, टूट जाने वाला है। इसमें जो सेल होता है ना, होस्ट सेल्स, ये जब वायरस उसके अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले उसके डीएनए को तोड़ता है, उसके जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देता है
और जेनेटिक मटेरियल को तोड़ने के कारण वो जो है ना बेचारा होस्ट असहाय हो जाता है और उसके बाद अपनी ये क्या करता है, डीएनए को तेजी से रेप्लिकेट करवाता है, संख्या बनवाता है और अंततः नया वायरस बनाकर बाहर निकल जाता है उस पूरे के पूरे होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय करके। फिर से हम बोल रहे हैं लाइटिक साइकिल में क्या होता है, ये स्ट्रांगली पैथोजेनिक वायरस के द्वारा किया जाता है या वायलेंट वायरस के द्वारा किया जाता है। इसमें वायरस क्या करता है, वो अपने होस्ट सेल्स में प्रवेश करता है। होस्ट सेल में प्रवेश करने के बाद उसके डीएनए को कई टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे बेचारा होस्ट सेल्स का मेटाबॉलिक एक्टिविटी अपना जो नॉर्मल था वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है और उसके मेटाबॉलिक जो आपके एक्टिविटीज के जो संसाधन थे जैसे एंजाइम्स, वाटर, मिनरल्स, उन सब का उपयोग करके, अमीनो एसिड्स, उन सब का उपयोग करके ये क्या करता है, अपने जो है ना वो संसाधन या कंपोनेंट्स को बनाता है। जैसे सबसे पहले अपने डीएनए को बनवाता है, उसके बाद जो है प्रोटीन्स को बनवाता है और तो और अपने आप को इस लायक बना लेता है कि आराम से वायरस उसके अंदर बन जाता है, उस होस्ट सेल्स के अंदर। और जब पूरी तरह से कई अनेकों वायरस उसके अंदर बन जाता है होस्ट सेल्स के अंदर, तो होस्ट सेल्स को ये फाड़ देता है, समाप्त कर देता है और आराम से उसको फाड़ के बाहर निकल जाता है सारे के सारे वायरस। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर, जो बात अभी आपको हम समराइज टाइप में बताए कि जो लाइटिक साइकिल है वो कम से कम जो आपका पूरा होता है ना उसको 5 स्टेज में हम बांट सकते हैं। पहला था एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जैसा कि नाम है, एडजॉर्प्शन नहीं, एड मतलब होता है चिपकना, किसी पर भी कोई चीज जाकर ऐसे चिपक जाए तो उसको क्या कहते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। मतलब एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि वायरस जो है अपने होस्ट सेल्स के दीवार पर जाकर चिपक जाएगा या चिपक जाता है। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या करता है कि जो वायरस है वो अपने जेनेटिक मटेरियल को, जो आरएनए था या डीएनए है, उसको अपने सेल के अंदर डाल देता है, होस्ट के सेल के अंदर उसको प्रवेश करा देता है। इस घटना को कहते हैं इन्फेक्शन। एडजॉर्प्शन क्या हुआ, वायरस का जाकर अपने सेल से अटैच करना, होस्ट सेल से, किसी और से नहीं अटैच होगा, वो जाता है पहले होस्ट सेल से को खोजता है और उससे अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं एडजॉर्प्शन। दूसरा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या बोल रहे हैं कि ये क्या करता है, उस होस्ट सेल्स के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए था या डीएनए था अंदर डाल देता है, ये कहलाता है इन्फेक्शन। तीसरा है एक्लिप्स। एक्लिप्स में क्या होता है कि ये वायरस जो है उसके डीएनए को तोड़ देता है होस्ट का इन्फेक्शन के बाद और अपने जो है ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी, अपने लिए आवश्यक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को उस होस्ट सेल्स के अंदर करवाता है, जिससे काफी ज्यादा संख्या में वायरस के डीएनए या आरएनए बन जाते हैं और तो और उसमें ढेर सारा जो होता है आपका प्रोटीन बन जाता है, किसका, वायरस का। और वो सारे के सारे मिलकर अगले स्टेप में जाते हैं जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन में क्या होता है कि वायरस का जो डीएनए बना था या आरएनए जो बना और जो उसका प्रोटीन बना, वो अंततः उसको घेर लेता है और कई जो है ना आपके वायरस बन जाते हैं। कैप्सिड के रूप में प्रोटीन चारों तरफ से उसको घेर लेता है, किसको, वो जो आरएनए या जो आपका डीएनए बना था उसको। अब अंततः जो है उसको घेरने के बाद कई वायरस पार्टिकल्स बन जाता है। जब ये वायरस पार्टिकल बन जाता है तो कुछ एक जो आपके वायरल प्रोटीन बचे हुए रहते हैं, जिसको हम लेट प्रोटीन कहते हैं, वो उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है होस्ट सेल्स को, और ये सारे के सारे वायरस बाहर आ जाते हैं। इस घटना को कहते हैं लाइसिस या लाइटिक फेज। तो ये आपको 5 फेज है। सबसे पहले हम एडजॉर्प्शन का बात करते हैं। एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट होता है वायरस और होस्ट सेल्स के बीच में, और इसके लिए कोई भी कैरियर हो सकता है या वेक्टर हो सकता है। जैसे कोई जो है ना आपका पानी के रूप में पानी से जा सकता है, वाटर जो है ना आपका कंटेमिनेटेड वाटर है उसके थ्रू हो सकता है, या फिर जो है ना आपका जो है ना फूड जो कंटेमिनेटेड है उसके द्वारा, या कोई व्यक्ति है कंटेमिनेटेड जो है ना, दूसरा कोई पर्सन है
या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके द्वारा जो है एक से दूसरे में चला गया और जाकर होस्ट सेल्स में क्या होता है, चिपक जाता है। और ये जो चिपकने का बात था, हम आपको बताए थे कि चिपकता तो है किससे, वो जो स्पाइक था उससे जाकर, लेकिन चिपकने में मदद कौन करता था, टेल फाइबर्स उसको पकड़ के उसको चिपकाने में मदद करता था, और ऐसे स्पाइक जाके उस पर डाल दिया था। अगर वहां था, हम बताए थे किसके बारे में, टीएमबी के बारे में, टीएमबी के बारे में नहीं, T2 बैक्टीरियोफाज में बता रहे हैं। तो खैर हम यहाँ पर बोल रहे थे कि एचआईवी में क्या होगा, सबसे पहले जो है उस पर जाके कांटेक्ट कर लेगा। किसी में भी हम देखेंगे अगर लाइटिक साइकिल है तो उसमें क्या करेगा, जाके उस पर चिपक जाएगा टेल फाइबर्स की मदद से, अगर है टेल फाइबर्स तब, और नहीं है तो जनरल जो बॉडी का पार्ट है उससे जाके चिपकेगा। चिपकने के बाद दूसरा स्टेज अब शुरू होता है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन। इसमें क्या करता है, बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो डिजॉल्व हो जाता है, कहां पर, उस जगह पर जहां पर आपका जाके अटैच हुआ था, उसके साथ जुड़ा था, और लाइसोजाइम एंजाइम देता है, और उस लाइसोजाइम के कारण जो है ना, अंततः जो है उस वायरस जो है वो आपका क्या करता है, वो छेद कर देता है उसमें, और होस्ट बॉडी के अंदर अपने डीएनए को डाल देता है। अब जब डीएनए उस होस्ट सेल के अंदर या बॉडी के अंदर चला गया, तो जो आपका वायरस का जो प्रोटीनस पार्ट था वो बाहर ही रह जाता है, और उसको कहते हैं वायरल घोस्ट। जो वायरल घोस्ट बचा है, जो कि आपका किसके बॉडी के बाहर रह गया, सेल के होस्ट सेल्स के बाहर रह गया, होस्ट सेल्स के बॉडी नहीं बोलेंगे, होस्ट सेल के बाहर रह गया, उसको कहते हैं वायरल घोस्ट। ये जो वायरल घोस्ट बचा है, मतलब प्रोटीन का जो आपका बचा हुआ भाग है, प्रोटीन का बना हुआ वायरस का, वो फर्दर इंफेक्शन नहीं देगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो उसका डीएनए घुसा है सेल के अंदर, अब वो जो है ना अगला फेज में, स्टेज में चला जाएगा, जिसका नाम था इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या होगा कि इसमें जो है ना वायरस अपना मेटाबॉलिज्म को करवाएगा, किसके अंदर, होस्ट के अंदर, और तेजी से वायरल डीएनए बनाता है और वायरल प्रोटीन बनाता है। ये जो होता है, इस समय आपका जो प्रोटीन बनता है इक्लिप्स फेज में, उसको ईयरली प्रोटीन कहते हैं। ये समानता नजर नहीं आता है, क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्मिक चेंजेस हो रहा है ना, उसके कारण हो रहा है, साइटोप्लाज्म में चेंज हो रहा है, तो ये चूंकि नजर नहीं आता है, और ये जब नजर नहीं आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्स का मतलब होता है छिप जाना, छिपा लेना। इन्फेक्शन का मतलब समझ लेना, अपने जेनेटिक मटेरियल का डालना वायरस के द्वारा। हाँ, प्रोटीन पार्ट तो बाहर ही रह गया, केवल वो क्या कर दिया, जैसे आप दवा डालते हो ना, जैसे आप ऐसे समझ लो, सिरिंज में क्या करते हैं, दवा लेते हैं ना, और दवा को इंजेक्ट कर देते हैं, किसके अंदर, वो जिस सेल के अंदर या बॉडी के अंदर उसको डालना है। कुछ हद तक यहाँ भी वायरस यही करता है, अपने डीएनए या आरएनए को इंजेक्ट कर देता है, और बाहर में जो सिरिंज बच जाता है ना, सिरिंज तो नहीं अंदर डाल देते हैं पूरा, सिरिंज बाहर ही रह जाता है। अब उस सिरिंज में चूंकि दवा नहीं है तो उसे दूसरे में नहीं डाल सकते, यहाँ भी यही होता है, चूंकि जो है ना दवा नहीं बचा है, तो अब ये जो है ना दूसरे में नहीं जाने वाला है, दूसरे को नहीं इन्फेक्ट करने वाला है, कौन, उसका प्रोटीन कोट। अब जब डीएनए अंदर घुसा हुआ है, वो डीएनए जो है ना आपका वहां पर, वो जो आपका जिस होस्ट के अंदर घुसा था, उस होस्ट के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को क्या करता है, उसके अंदर बनाता है अपना डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अपने प्रोटीन की मदद से, और क्या करता है, तेजी से जो है ना डीएनए की संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से उस होस्ट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हैंग कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है इक्लिप्स में, और अपने लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए उसको क्या करता है, बाध्य कर देता है, प्रेरित कर देता है। आप ऐसे समझ लो, जैसे किसी को हथियार दिखा के क्या करते हैं, किसी के घर में घुस गए या किसी के जो है ना जगह पे घुस के हम लोग क्या करते हैं, हथियार दिखा के अगर उसको अपने कंट्रोल में करके सारा का सारा काम उसका जो है ना अपने लिए करवाते हैं, चलो सामान खोजो, उसको पैक करो, माथा पर ला दो, ले चलो पहुंचाओ, ठीक है, ये सारा का सारा जो है ना इक्लिप्स में आता है। अब इसके आगे हम जाते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में हम जाने के लिए हम आपको जो है ना थोड़ा सा पहले फिगर पे जाते हैं। हाँ, आप उसको देखते हैं फिगर पे जाके, नहीं सबसे पहले एडजॉर्प्शन का बात करते हैं, जो पहला फेज था उसका बात करते हैं।
सबसे पहले एक बैक्टीरियोफाज आपको दिखा रहे हैं, T2 बैक्टीरियोफाज है, T2 वायरस है। बैक्टीरियोफाज है मतलब ये अपना गतिविधि जो है ना किस पे करेगा, बैक्टीरिया पर करेगा। इसमें दो चीज आपको दिखा रहे हैं, प्रोटीन का देखो कैप है बाहर से और अंदर में डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड। ये क्या होगा, कैरियर या वेक्टर की मदद से ये जो पूरा का पूरा वायरस है कैरियर या वेक्टर की मदद से जाएगा। कैरियर या वेक्टर कोई भी हो सकता है जो इसको ले जाए यहां से बाहर से, और ले जाकर क्या करेगा, चिपकने में मदद करेगा। किसके अंदर, किसके ऊपर, तो आपके बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना चिपकने में मदद करेगा। और ये जो चिपका हुआ है बैक्टीरिया पर, इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। ये जो एडजॉर्प्शन कर रहा है ये आपका पहला प्रोसेस है। उसके बाद हम देखते हैं एडजॉर्प्शन के बाद जो सेकंड में आएंगे, तो उसके पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका पूरा का पूरा डीएनए देख रहे हैं उसका, किसका, होस्ट का, जिसको ये करना है। ये मान लेते हैं ई कोलाई है होस्ट, बैक्टीरिया लिविंग सेल है, बैक्टीरिया है, ई कोलाई है जो होस्ट के रूप में काम कर रहा है। अब इसी के देखो अभी तक देख रहे हैं ना कैसा है, इसका अपना डीएनए है, एकदम इंटैक्ट है। अब ये एडजॉर्प्शन के बाद क्या होने वाला है, सेकंड आपका जो है ना वो आपका स्टेज होने वाला है। और सेकंड स्टेज में हम आते हैं और देखते हैं उसको, सेकंड स्टेज को था, ठीक है, हम लोग बताए थे आपको, अभी बताए थे। उसमें देखो अब क्या हो रहा है, ये जो वायरल है ना, वायरस था वो जो आके जाके एडजॉर्ब था, अब वो क्या करेगा, वो देखिए वहां पर क्या हो गया है, छेद हो गया है बैक्टीरिया में। इस पोर के द्वारा अपने जो है ना ये उसका जो आपका ये जो आपका टेल का रीजन था, यहाँ पर ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, और कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या था, टेल सीथ था जो उसमें था। टेल सीथ जो है ना कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे, थोड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जैसे सिरिंज में से दवा अंदर चली जाती है ना बॉडी के अंदर, उसी तरह से ये जो आपका इसका जो डीएनए है ना वो चला जाएगा किसके अंदर, वो आपका बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। अब वायरल डीएनए किसके अंदर चला गया, बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर गया, बैक्टीरिया के अंदर जाने के बाद अब आगे का प्रोसेस होने वाला है, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बैक्टीरिया जो आपका वायरस था उसका कुछ जो प्रोटीन का पार्ट था बॉडी का वो बाहर ही रह गया। और ये जो प्रोटीन का पार्ट है जो बाहर रह गया, इसी को कहते हैं वायरल घोस्ट। घोस्ट का मतलब भूत, जो आगे कुछ नहीं करने वाला है, अब वो कुछ नहीं करने वाला है। मतलब वायरस का इन्फेक्टिव एजेंट कौन होता है, तो वायरस का इन्फेक्टिव एजेंट उसका जो है ना जेनेटिक मटेरियल होता है, जो या तो डीएनए के रूप में होता है या फिर किस रूप में होता है, आरएनए के रूप में होता है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, इसमें क्या हुआ है कि वो जो आपका बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसको देखिए कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है, और वायरस जो है वो उसके मेटाबॉलिज्म को हैंग कर लेता है, अपने अनुसार कंट्रोल करवाता है। और इसमें ढेर सारा आप देख रहे होंगे वायरस का प्रोटीन बना है और उसका डीएनए बनवाया है, और वो जो है आपका बीच में वो आपका वायरस का डिजेनरेटेड है, वायरस जो है ना वो आपका डिजेनरेटेड कर दिया है, किसको, होस्ट के डीएनए को टुकड़ों में बदल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्लिप्स जो है वो आपका देख रहे होंगे, इक्लिप्स जो है ना वो आपका उसमें इक्लिप्स नाम क्यों पड़ा भाई, इसमें जो इन्फेक्शन जो पहुंचाए हुए था वायरस, क्या कहीं नजर आ रहा है आपको, वायरस कहीं नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर वायरस नजर नहीं आ रहा है। और ये वायरस का नजर ना आना ही इस फेज को इक्लिप्स कहलाता है, कहने में हमको बाध्य करता है। इक्लिप्स का मतलब क्या होता है, छिपा लेना। तो यहाँ पर ये अपने आप को छिपा दिया है। आप सुनते होंगे सोलर इक्लिप्स हो रहा है, हाँ वो आपका मून इक्लिप्स हो रहा है, वो जो ग्रहण बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्लिप्स हो गया, मतलब वो आपका छिप गया वायरस। वायरस क्यों नजर नहीं आ रहा है, वायरस काफी ज्यादा साइकोलॉजिकली अपना फंक्शन को पूरा करवा रहा है, अपने आप को बनवा रहा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपका साइटोलॉजिकल एक्टिविटी करवा रहा है, और साइटोलॉजी के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, उसको हम देख नहीं सकते, इसलिए इसको हम इस फेज को बोलते हैं इक्लिप्स फेज। इसमें क्या क्या हुआ फिर से बता दे रहे हैं, वो आपका
होस्ट सेल के डीएनए को तोड़ देगा, टुकड़ों में बांट देगा, अपना डीएनए का जो है ना वो क्या करेगा, रेप्लिकेशन करवाएगा, एंजाइम बनवाएगा, प्रोटीन बनवाएगा अपना, किसके राइबोसोम से, होस्ट के राइबोसोम से। होस्ट का राइबोसोम इसका प्रोटीन बनाएगा। होस्ट का जो है ना आपका जो मेटाबॉलिक जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह अगर होगा किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में, तो उन सब से अपना काम करवाएगा। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, यहाँ पर केवल राइबोसोम होता है, तो यहाँ पर राइबोसोम का बात करेंगे हम। राइबोसोम से अपना प्रोटीन बनवाया, उससे जो है ना एंजाइम बनाएगा और जो है ना अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाएगा। जो एक वायरल डीएनए घुसा हुआ था, यहाँ पर देख लीजिए अब ढेर सारा डीएनए वायरस हो गया, सॉरी ढेर सारा वायरस का डीएनए हो गया, और तो और ढेर सारा प्रोटीन भी बन गया। एक्लिप्स फेज में अपने कंपोनेंट्स को बनवाता है। नेक्स्ट आते हैं अगला फिगर में। नेक्स्ट फिगर का जो बात करते हैं वो आपका कंप्लीट वायरस है। हाँ, यहाँ पर बन गया कंप्लीट वायरस। कैसे बना भाई, तो वो आपका जो वायरस का प्रोटीन था और जो डीएनए था वो आपस में जो है ना एक असेंबलिंग शुरू हो गया यहाँ पर, और वो जो आपका वायरस का डीएनए था उसके चारों तरफ से वायरस का प्रोटीन जो है ना घेर लिया उसको, और यहाँ पर देखो वो पूरा का पूरा वायरस बनाना शुरू कर दिया, पूरा का पूरा वायरस बना दिया। ठीक है, ये पूरा वायरस है। देखिए इसमें बीच में डीएनए है और चारों तरफ क्या हुआ, वो जो वायरस का प्रोटीन था वो उसको घेर दिया। साथ ही साथ कुछ जो वायरस का प्रोटीन है वो आपका जो बाद में बनता है, लेट इसके बनने के बाद किसके द्वारा बनाया जा रहा है प्रोटीन, तो होस्ट के राइबोसोम के द्वारा बनाया जा रहा है। और चूंकि ये वायरस तो बन चुका है, तो जो इसको बोलते हैं लेट प्रोटीन, मतलब वायरस के बनने के बाद भी जो प्रोटीन बनता है वायरस का उसको कहते हैं लेट प्रोटीन। अब ये दूसरा काम करेगा, क्योंकि वायरस तो ऑलरेडी बन चुका है, जितना डीएनए था उतना बना दिया। तो नेक्स्ट जो है ना उस स्टेज में आते हैं, नेक्स्ट स्टेज में, और नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें अब क्या होगा, ये आपके उस होस्ट को तोड़ देगा, किसके मदद से, अपने उस वायरस जो प्रोटीन बचा हुआ था जो बाद में बना था लेट प्रोटीन, लेट वायरल प्रोटीन, उसके मदद से क्या करेगा, लाइसोजाइम एंजाइम बनाएगा, और उस लाइसोजाइम एंजाइम के मदद से उस पूरे के पूरे होस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, तोड़ देगा, और अपने खुद बाहर आ जाएगा। तो ये तीसरा ये जो है ना लास्ट है जिसमें वो बाहर आ गया। और इसके जस्ट पहले जो फोर्थ बताए थे उसमें आपको मैच्योरेशन बताए थे। देखो इसमें चूंकि ये पूरी तरह से इसको तोड़ दिया, होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इसको हम लाइसिस कहते हैं या लाइटिक कहते हैं। तो ये जो पांचवा है वो आपका क्या है, लाइसिस है या लाइटिक है। तो ये इसके बाद हम थोड़ा सा लिखा हुआ चीज देख लेते हैं। इसमें क्या लिखे, जो थर्ड था, थर्ड में हम आपको बताए थे इक्लिप्स हुआ था। इक्लिप्स में क्या किया था, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वायरल डीएनए सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो सब पूरा करवाता है किसके द्वारा, होस्ट सेल्स के द्वारा। मतलब इसका काम हो रहा है और कर कौन रहा है, होस्ट सेल का जो आपका कंपोनेंट्स है, पार्टिकल्स है, वो कर रहे हैं। एक जब हम इसको ठीक से देखोगे ना आप या समझ पाओगे ना, तो ये कुछ हद तक जो है ना लोगों के जैसा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि भगवान करता है और हम जो है ना हम केवल जो है ना उसमें शामिल होते हैं, कुछ हद तक यहाँ भी यही स्थिति है। ये वायरस जो है ना एकदम एक तरह से पूरी तरह से हैंग कर लेता है सेल, होस्ट सेल्स को, और उसके सारे के सारे मैकेनिज्म जो है वो इसके आगे पीछे घूमने लगते हैं, किसके, वायरस के। वायरस का ही डीएनए बनाना है, वायरस का ही क्या करना है, एंजाइम बनाना है, वायरस का ही क्या बनाना है, प्रोटीन बनाना है, सब वायरस के लिए। होस्ट बेचारा अपने आप को भूल जाता है। इन सारे के सारे एक्टिविटी के समय वायरस पार्टिकल आपका नजर नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, इक्लिप्स फेज बताए या इक्लिप्स फेज बोले, आपको अभी बताए हैं। वो जो फोर्थ है उसका नाम है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज जो होता है इसमें प्रत्येक जो डाउटर वायरल डीएनए होता है वो आपका जो बनाया था कुछ प्रोटीन, बाद में लेट प्रोटीन जिसको बोल रहे थे, वो प्रोटीन कैप्सिड बनाने के बाद भी जो बचा रह गया वो प्रोटीन आपका अंततः जो है वो फट जाएगा,
किस रूप में बदल जाएगा, एंजाइम के रूप में, और उसको फाड़ देगा, पूरे के पूरे जो है ना सेल को फाड़ के उसको निकलने में मदद करेगा। तो मैं सॉरी, हम यहाँ पर पहले मैचुरेशन फेज बता रहे थे। मैचुरेशन फेज में क्या बताए कि जो वायरल डीएनए था वो आपका असेंबल हो जाएगा, किसके द्वारा, चारों तरफ से घेर दिया जाएगा, वो वायरल प्रोटीन के द्वारा जो कि बनाया गया था इस थर्ड फेज में, वो सब के सब इसको घेर लेंगे। और इस प्रोटीन को ईयरली प्रोटीन कहते हैं। ये जो आपका जो वायरस को बनाने में शामिल होता है, वायरस की जो है ना बॉडी को बना रहा है अभी, कैप्सिड को जो बना रहा है प्रोटीन, उस प्रोटीन का नाम है ईयरली प्रोटीन। ये जब असेंबली हो जाएगा तो नया वायरल पार्टिकल्स बन जाएगा, और इस नया वायरस पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वायरवाइन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो है ना एक वायरवाइन स्ट्रक्चर बन गया, नया प्रोटीन, नया जो है ना वायरल पार्टिकल्स बन गया हॉस्टल्स के अंदर। जब ये पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो इसके बाद जो है आपका अंततः आपके पूरे के पूरे सेल को जो है ना ये आपका तोड़ देगा, और इस स्टेज को बोलते हैं लाइसिस या लाइटिक। ठीक है, लाइसिस या लाइसिस में ये समझ लो ये डिस्ट्रक्शन करता है। डिस्ट्रक्शन करने के बाद जो है ना आराम से बाहर आ जाता है। इसमें लिखे है कि लैपटॉप जो प्रोटीन होता है, या जो आपका लेट प्रोटीन जो होता है, वो क्या करता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम बनाता है, लाइसोजाइम, और वो लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना वो क्या करता है, होस्ट सेल्स को ब्रेक कर देता है या तोड़ देता है, और ब्रेक करने के बाद वो उसको जो है ना आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला है लाइटिक साइकिल में। ध्यान रखिएगा लाइटिक साइकिल में हुआ क्या, कोई पूछेगा तो आराम से बता दीजिएगा कि लाइटिक साइकिल में वायरस अपने आप को बनवाया और साथ ही साथ होस्ट को डिस्ट्रक्ट कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका लाइटिक साइकिल समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग लाइसोजेनिक